हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कर रहे हैं बुक 1 और लाइन बाय लाइन करेंगे इसको जैसे कि हम करते आ रहे हैं। इट इज़ एन एपिक पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा है। इन ब्लैंक वर्स लिखी है उसने। फर्स्ट वर्जन इट वाज पब्लिश इन 1667 और वो 10 बुक्स थी उसमें। एंड सेकेंड वर्जन वाज पब्लिश इन 1674 विद 12 बुक्स। ठीक है। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। इसका मतलब ये है कि जब उसने ये बुक लिखी थी वो ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। अब हम शुरू करेंगे इन्वोकेशन से। लाइन बाय लाइन करने से पहले हम इंपॉर्टेंटली इसके कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं और ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। 1 to 26 लाइन्स आर इन्वोकेशंस। ये प्रोलोग भी कह सकते हैं इसको हम। और जो फर्स्ट बुक है उसमें इन्वोकेशन या प्रोलोग है, थर्ड बुक में भी है, 7th बुक में भी है और 9th बुक में भी। सो आउट ऑफ 12 बुक्स 4 बुक्स में क्या है, इन्वोकेशन है। इन लेटर प्रोलोग मिल्टन गिव्स हिज म्यूज अ क्लासिकल नेम उरानिया, द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। पहली जब अभी हम इन्वोकेशन करेंगे तो उसमें वो नाम नहीं दे रहा, लेकिन बात की जो उसमें है वो नाम दे रहा है उरानिया। अब देखिए एपिक में क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो और उसका ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, स्टाइल होता है और अ ग्रैंड, सब ग्रैंड स्टाइल में होता है क्योंकि ये एपिक है। अब जो पोएट है कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय मैन। ये पोएट जो है अलोन एंड सो नीड आउटसाइड हेल्प, और उसको फिर एक डिवाइन किसी हेल्प की या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर इन्वोकेशन या की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे होमर है, होमर के इलियड में ये पॉइंट देख लीजिएगा। वर्जिल जो भी अपने जो पोएम शुरू कर रहा है एनियाड, उसमें भी वो आर्म्स एंड मैन आई सिंग, तो वो म्यूज़ को इन्वोक कर रहा है। होमर हो गया या वर्जिल हो गया, इन्वोक्ड क्लासिकल म्यूज़ जो 9 इन नंबर्स थे, हु लिव्ड इन माउंट हेलिकन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी इस इन्वोकेशन में ये पॉइंट भी आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि जो म्यूज़ हैं, जो क्लासिकल म्यूज़ हैं वर्जिल और होमर के, वो कहाँ रहते हैं, माउंट हेलिकन में रहते हैं। Their subject matter is of dealing with human heroes and their worldly problems. So चाहे वो इलियड हो गई, चाहे वर्जिल की एनियाड हो गई या होमर की हो गई, ये जितनी भी पोइट्री हैं ये सब क्या है, ह्यूमन हीरोज़ के। उसमें क्लासिकल पेगन गॉड्स भी हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन हीरोज़ की और उनकी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स है। लेकिन मिल्टन का जो सब्जेक्ट मैटर है इज ऑफ गॉड। ठीक है। एंड जस्टिफिकेशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ द वे ऑफ गॉड टू मैन। अब उसका जो थीम हो गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो ग्रैंड हो गया। तो फिर वो इन्वोक किसको कर रहा है, हेंस ही इज इन्वोकिंग नॉट क्लासिकल म्यूज बट द हेवनली म्यूज और द होली स्पिरिट। जब हम लाइन टू लाइन करेंगे तब हम इस पॉइंट को देखेंगे कि वो हेवनली म्यूज या होली स्पिरिट को इन्वोक कर रहा है, नॉट क्लासिकल म्यूज जो कि 9 म्यूज होते हैं उसको। तो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है उनके म्यूज और अपने म्यूज से, उनकी पोइट्री और अपनी पोइट्री, क्योंकि इसकी पोइट्री क्या गॉड की पोइट्री, उनकी पोइट्री क्या है, ह्यूमन बींग्स की पोइट्री है। ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन एपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और इसका मिल्टन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एपिक करना, एज जैसे वर्जिल ने किया था फॉर रोमन्स के लिए एंड होमर ने किया था फॉर ग्रीक्स के लिए, बट बेटर, पर उनसे कहीं ऊपर। और ये पॉइंट भी जरूर आगे आएगा, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसको समझ लीजिएगा। उनसे भी बेटर पोइट्री उसको बनानी है, इस वजह से वो हेवनली म्यूज को इन्वोक कर रहा है और अपने को डिफ्रेंशिएट कर रहा है उनसे। ना सब्जेक्ट मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका सब्जेक्ट मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ द ओपनिंग चैप्टर्स ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस। इसको थोड़ा ये बिब्लिकल पॉइंट्स आएंगे, इसको समझ लीजिएगा। बाइबल जो है ग्रीक वर्ड है मीनिंग बुक। सो बाइबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओल्ड टेस्टामेंट, ये ओल्ड टेस्टामेंट जो बिफोर द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट जब आया था उससे पहले का है, और न्यू टेस्टामेंट क्राइस्ट के बाद का है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है अभी इसमें यहाँ पे समझने के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो 5 बुक्स हैं उसमें, जिसमें जो फर्स्ट बुक है इज द बुक ऑफ जेनेसिस। ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, बुक ऑफ जेनेसिस को समझ लीजिए आप। इन द जेनेसिस द अकाउंट ऑफ क्रिएशन, मतलब इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ केओस। सो केओस था या एबीस थी, यानी खालीपन था, ब्लैकनेस था, वहाँ से हेवन एंड अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है। ये बताया गया है जेनेसिस में। ठीक है। अकाउंट ऑफ क्रिएशन में वॉज बिलीव टू हैव बीन रिटन बाय मोजेस, और ये किसने लिखा है, ये मोजेस ने लिखा। ये मोजेस अभी आएगा इन्वोकेशन में, इसको आप फिर समझ लीजिएगा। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए आप उसको कि मोजेस जो है उसने स्टार्टिंग का जो पहला जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, जो पहली बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस, वो मोजेस, ऐसा माना जाता है कि मोजेस कौन था, एक प्रॉफिट था।
जूस का या इज़राइलाइट्स का प्रॉफिट था, उन्होंने जो बुक ऑफ जेनेसिस पहली बुक है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो गॉड ने रिविलेशन दिया था मोसेस को, उनसे उनको कुछ कमांडमेंट्स दी थी, और वही पहले बुक में बताया गया है, बुक ऑफ जेनेसिस में। ठीक है, एडम और ईव के बारे में बताया गया। अब ये भी चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, एडम और ईव का भी पॉइंट आएगा, क्योंकि ये इसको स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी है। द गार्डन ऑफ ईडन इज द बिब्लिकल अर्थली पैराडाइज क्रिएटेड बाय गॉड टू बी इनहेबिटेड बाय हिज फर्स्ट ह्यूमन क्रिएशंस एडम एंड ईव। सो ये अर्थ में, ये कहाँ पे है, ये इराक के इलाके में आज ऐसा माना जाता है कि गार्डन ऑफ ईडन था, वो एक बिब्लिकल अर्थली पैराडाइज गॉड ने क्रिएट किया था इन दोनों के लिए, एडम एंड ईव के लिए। अब ये दोनों के दोनों इस गार्डन में फ्री थे, जिस पेड़ का चाहे उस पेड़ का फ्रूट खा सकते थे, एक्सेप्ट नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। सो एक ट्री था, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, उसके पेड़ के फल नहीं खा सकते थे, एक उनको ऑर्डर दिया था, अदरवाइज वो कंप्लीटली फ्री थे। जेनेसिस 3 जो बुक, जो थर्ड पार्ट है उसका, उसमें एक सर्पेंट जो था, हमें सर्पेंट जो सेटन था, शैतान या सेटन जो था, उसने टेम्प्ट किया था ईव को, एंड हु एट, और फिर ईव ने वो फ्रूट खाया था, एंड ऑल्सो लेट एडम ईट इट। अब ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस था, और जिसके वजह से दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन बाय गॉड। ठीक है, गॉड्स रिलेशन विद एडम एंड ईव वाज बेस्ड ऑन ओबीडियंस, एंड व्हेन द फ्रूट वाज ईटन इट वाज डिसोबीडियंस। सो उस वजह से उनको डिवाइन जस्टिस के तहत उनको निकाल दिया था पैराडाइज से, तो पैराडाइज उनका लॉस्ट हो गया था। ठीक है, यहीं से टाइटल भी आया है, सैटन टू डिसोबेड गॉड, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। सो डिसोबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैराडाइज लॉस्ट। थ्रू द सन ऑफ गॉड, यानी सन ऑफ गॉड कौन, क्राइस्ट, फिर क्राइस्ट ने जन्म लिया, फिर उन्होंने कष्ट झेले, मतलब पूरे ह्यूमन काइंड के लिए। जो एक मैन यानी एडम ने जो गलती करी थी उसका प्रायश्चित करने के लिए क्राइस्ट आए, जो कि सन ऑफ गॉड है, और उन्होंने फिर पूरे कष्ट झेले, ह्यूमन बीइंग अपने लिए सफ़र किया, ह्यूमन बीइंग के लिए, ताकि उनका रिडेम्पशन हो जाए। गॉड इज एबल टू टेम्पर हिज डिवाइन जस्टिस विद मर्सी, ग्रेस एंड सैल्वेशन। सो उन्होंने, गॉड ने तो डिवाइन जस्टिस दे दिया, लेकिन थ्रू सन ऑफ गॉड इन क्राइस्ट से उनकी फिर मर्सी और फिर ग्रेस और फिर सैल्वेशन का मिला उनको मौका। तो हम देखते हैं कि जो क्राइस्ट है उनका फिर गुड फ्राइडे के दिन उनको सूली पे चढ़ाया था, 3 दिन बाद फिर उन्होंने रिजरेक्शन किया था। ठीक है, बाय मैन केम डेथ, एडम की वजह से डेथ आई है। बाय मैन केम ऑल्सो रिजरेक्शन ऑफ द डेड। फिर ये भी माना जाता है कि डे ऑफ जजमेंट के दिन जितनी भी बॉडियों को दबा दिया गया है वो फिर सब उठेंगी। ठीक है, और फिर उनको हेवन नसीब होगी। फॉर एज इन एडम ऑल डाई, इवन सो इन क्राइस्ट शैल ऑल बी मेड अलाइव। तो ये एक तरीका दिखाया था गॉड ने, भगवान ने, फिर रिजरेक्शन के लिए, फिर उनका पुनरुत्थान के लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये थियोलॉजी है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इन्वोकेशन शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैन का फर्स्ट डिसोबीडियंस क्या है, एडम एंड ईव का फर्स्ट डिसोबीडियंस क्या है, टू ईट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। अब आप समझ गए होंगे फॉरबिडन ट्री कौन सा है, हुज मॉर्टल टेस्ट, उसका जो मॉर्टल, जो डेडली टेस्ट जो है, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड। और उस टेस्ट के वजह से, उस खाने की वजह से क्या है, धरती में फिर क्या है, डेथ आई। एंड ऑल वो सारी जो हमारी परेशानियाँ वो भी इसी एक एक्ट के वजह से है, विद द लॉस ऑफ ईडन। और फिर उनको ईडन से उनको निकाल दिया था एडम एंड ईव को, टिल वन ग्रेटर मैन। और एक ग्रेटर मैन कौन है, सन ऑफ गॉड हो गया क्राइस्ट, रिस्टोर्ड अस, और उन्होंने फिर हमको रिस्टोर किया वापस, एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट। और वो जो ईडन है उसको फिर वापस हमको रिस्टोर किया। तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया था किस तरीके से एक एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस की वजह से फिर हम लोगों के यहाँ डेथ वगैरह आई, और फिर क्राइस्ट ने हमको रिडीम किया था। तो ये आप समझ गए होंगे। सिंग हेवनली म्यूज, अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इन्वोक कर रहा है हेवनली म्यूज को, दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और साइनाई डिड्स इंस्पायर दैट शेफर्ड। और तुम ही वो हेवनली म्यूज हो जिसने इंस्पायर किया दैट शेफर्ड। शेफर्ड कौन है यहाँ पे, मोजेस। कहाँ पे ऐसा माना जाता है कि माउंट ओरेब में या माउंट साइनाई में गॉड ने रिविलेशन दिया था मोजेस को, जो कि एक उस समय शेफर्ड के रूप में था, और वो उसको कमांडमेंट्स दी थी, और वो फिर लीडर बना था। मोजेस प्रॉफिट बना, और वो लीडर बना इजराइलाइट्स का, यानी ज्यूज का वो लीडर बना। हु फर्स्ट टॉट द चोजन सीड,
अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है ओरेब, आ रहा है साइनाई, आ रहा है, यानी ये सारी जगहें क्या है, ये क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़ी हुई है, ना कि क्लासिकल पेगन उससे जुड़ी हुई। जैसे अगर होमर होता या वर्जिल होता तो फिर कुछ और नाम आते हैं यहाँ पे, पर ये जानबूझ के भी ये नाम दिए गए हैं आपने को डिफ्रेंशिएट करने के वो क्लासिकल पोइट्री से। ये एक रिलीजियस क्रिश्चियन रिलीजियस पोइट्री है, ये भी बताया गया है। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, और चूजन सीड कौन है, इजराइलाइट्स हो गए या ज्यूस हो गए। इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ केओस। उसने बताया इसने मोजेस ने बताया किस तरीके से आउट ऑफ केओस से कौन निकल के आया, हेवन एंड अर्थ निकल के आया। ये उसने बुक ऑफ जेनेसिस में भी लिखा। अब बुक ऑफ जेनेसिस अगर उसने लिखा तो उसको इंस्पायर किसने किया, हेवनली म्यूज ने किया। और अब अगर मैं पोइट्री लिख रहा हूँ जो कि एपिक पोइट्री है, जो कि गॉड्स के बारे में, तो आप मुझे इंस्पायर करो, कौन, हेवनली म्यूज। जैसे आपने किसको इंस्पायर किया था, मोजेस को इंस्पायर किया था। और इफ ज़ायोन हिल डिलाइट दी मोर, ये एंड सिलोआ ब्रुक्स दैट फॉलोड फास्ट बाय। अब ये यहाँ पे जेरूशलम की कुछ प्लेसेस के नाम है। अब जेरूशलम होली प्लेस है, अगर वो आपको ज़्यादा डिलाइट करती हैं तो मैं वहाँ से आपसे अपील करता हूँ। ओरेकल ऑफ गॉड कौन, हेवनली म्यूज। आई टेंस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। और मैं आपसे इन्वोक दाई एड, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ किसके लिए, एडवेंचरस सॉन्ग के लिए, मेरा जो एम्बिशियस सॉन्ग है। और यहाँ पे उसका एम्बिशन हम बहुत क्लियर कट एम्बिशन देखते हैं कि उसका एक एम्बिशन है एपिक लिखने का, बल्कि एक ऐसा एपिक जो कि होमर से भी बड़ा एपिक होगा और वर्जिल से भी बड़ा एपिक होगा। दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर, और वो कोई मिडिल फ्लाइट नहीं इंटेंड करेगा, कोई ऑर्डिनरी पोइट्री नहीं होगी। अबव द सोर कहाँ करेगा, अबव द अनियन माउंट। अब माउंट हेलिकन जो है जहाँ पे कि 9 म्यूज रहते हैं, क्लासिकल म्यूज रहते हैं जो कि इंस्पायर करते हैं होमर को या वर्जिल को, मैं उनसे भी हाई जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो क्लियर कर देना चाहता है एट द आउटसेट हिज ओन एम्बिशन, दैट हिज एम्बिशन इज टू राइट पोइट्री दैट इज मच मोर ग्रेटर इन स्टाइल, इन थीम, इन सब्जेक्ट than the classical poetry of Homer or Iliad, while it pursues things unattempted yet in prose and rhyme. अब यहाँ पे फिर वो इसी बात को emphasize कर रहा है कि while it pursues thing, आज तक ऐसी न पोइट्री में न प्रोज में ऐसा कुछ लिखा गया होगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।